Hello and welcome my dear student on calculus channel. I see you are waiting my long time. तो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 5 सेट से रिलेटेड। तो आज हम यहाँ सेट्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो सेट्स बड़ा ही इजी चैप्टर है जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। वार्म अप करते हुए आप सेट्स को इजीली पढ़ पाएंगे। आज सेट्स के अपन की सेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, सेट्स के बारे में क्या होगा, क्या टाइप है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके ऑपरेशन है, सब कुछ आज इस चैप्टर में थ्योरी के चैप्टर में यानी कि कंप्लीट करेंगे सेट्स को। तो आइए वीडियो आज सेट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सेट्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो देखिए बेटा, सबसे पहली कंडीशन आती है सेट्स में डेफिनेशन। एक सेट्स होता क्या है, आज इस बारे में अपन पूरी क्लास में चर्चा करेंगे कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, सेट्स का डिनोट करने का तरीका क्या होगा, सेट्स के एलिमेंटों को किससे डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए बेटे, ये अगर तुम 10th से 11th में आए हो तो ये आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा और बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। आपको सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। तो देखिए बेटे, डेफिनेशन सेट्स की कि एक सेट्स होता क्या है, एक सेट्स को किससे डिनोट किया जाता है, एक सेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कब किसको सेट कहा जाता है, कब किसको सेट नहीं कहा जाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो बेटा बड़ा ही सिंपल पॉइंट है डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब है संख्या या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। क्या है? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब आप किसी भी चीज का कलेक्शन करने जा रहे हैं, वो सबके लिए कलेक्शन एक जैसा हो जाए। मीनिंग वो अपना जो यानी कि कलेक्शन है वो कैसा है, सुपरिभाषित है, यानी कि उसकी डेफिनेशन एक जैसी आए उस कलेक्शन के लिए। मीनिंग वी से क्या, यानी कि वो क्या है, अपना कलेक्शन है जो सुपरिभाषित है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से सिखाता हूं कि कब आपका कलेक्शन सुपरिभाषित होगा, यानी कि कलेक्शन वेल डिफाइन होगा, और कब आपका कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए बेटे, कि अपन मान लीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है। अब 100 स्टूडेंट्स में से मैंने कहा कि इंटेलिजेंट बच्चे खड़े होकर मेरे पास आ जाए। तो अदरवाइज मेरे मायने में यानी कि इंटेलिजेंट मैं किसको मान रहा हूं, वो होगा सेकंड पर्सन से। यदि इसी बात को कहा जाए कि यानी कि इंटेलिजेंट पर्सनों के लिए, तो हो सकता है कि उस सेकंड पर्सन के लिए इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन क्या हो, अलग हो। तो मेरे लिए कलेक्शन अलग हो गया, सेकंड पर्सन के लिए अलग हो गया, थर्ड पर्सन के लिए इंटेलिजेंसी का कलेक्शन अलग हो गया, क्योंकि उनके मायने में पता नहीं वो किस चीज को इंटेलिजेंट मानना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जो आप कलेक्शन करने जा रहे हो ऐसे आपकी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का, तो आपके कलेक्शन के यानी कि मायने अलग अलग होंगे कि आपके की कंडीशन है कि आप किस कैटेगरी को इंटेलिजेंट मानते हैं, सेकंड पर्सन किस कैटेगरी को इंटेलिजेंट मानता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो कलेक्शन हुआ इंटेलिजेंट स्टूडेंटों का, वो यानी कि वेल डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि सबके अलग अलग मायने होंगे इंटेलिजेंसी शो करने। हो सकता है कोई तो डिसिप्लिन में रहता हो, उसको इंटेलिजेंट शो करता हो सकता है किसके मैक्सिमम मार्क आ रहा हो वो उसे इंटेलिजेंट शो करता हो, या हो सकता है कि किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो वो इसको इंटेलिजेंट शो करता हो, या किसी का यानी कि लर्न करने का, याद करने का तरीका बहुत फास्ट हो, यानी कि वो किसी भी कीवर्ड को ना भूले, याद करते जाए, वह उसे इंटेलिजेंट समझता हो। तो ऐसी कैटेगरी में आपके इंटेलिजेंट मानने के इरादे सबके क्या होंगे, मायने अलग अलग होंगे। तो ऐसे टाइम में जो कलेक्शन होगा सबका वेल डिफाइन नहीं होगा, अर्थात इस कलेक्शन को किसकी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, सेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो फिर ये वेल डिफाइन कलेक्शन कैसा होगा, तो इसी चीज को अगर मैं अदरवाइज दूसरे वे से कहूं कि मान लीजिए कल को आपकी क्लास में पूरे 100 स्टूडेंटों का कलेक्शन है, और 100 स्टूडेंटों में मैंने कहा कि वे बच्चे खड़े होकर मेरे पास आ जाएं जिनका क्लास में 80 से 90%, 10th क्लास में 80 से 90% रहा है, या जिनका परसेंटेज 80 से 90 के बीच का रहा है, वो बच्चे खड़े होके मेरे पास आ जाए। तो इस बात को मैंने कहा, अगर मैं सेकंड पर्सन यानी कि उस व्यक्ति से कहूं कि 80 से 90% के अबो के बीच के अगर स्टूडेंट्स वो भी बुलाता है तो भी सेम वो ही बच्चे खड़े होंगे। अदरवाइज इसी चीज को थर्ड से कहा जाए, फोर्थ से कहा जाए कि 80 से 90 के बीच, तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए 80 से 90 के बीच आपकी क्लास में नंबरों की संख्या है 10, तो मैं अगर उन बच्चों को खड़ा करके बुलाऊंगा तो मेरे पास भी वही 10 बच्चे आएंगे।
अदर सेकंड पर्सन यदि कहेगा कि 80 से 90 के बीच, तो वो ही यानी कि बच्चे उनके पास आएंगे, यानी कि सबके लिए जो कलेक्शन हुआ वो सेम कलेक्शन हुआ, अर्थात सबका कलेक्शन कैसा हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ऐसी स्थिति में जब कलेक्शन वेल डिफाइन हो जाए, सुपरिभाषित हो जाए, सबका कलेक्शन एक जैसी कैटेगरी में आ जाए, मीनिंग आपका जो है वो किसकी कैटेगरी में डिफाइन कर जाएगा, सेट्स की कैटेगरी में। तो सेट्स का मीनिंग है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि सबके लिए कंडीशन कैसी रहे, सेम रहे, सबका कलेक्शन एक जैसा रहे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। तो ये कहानी हुई बेटा सेट्स की, कि एक सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब बात आता है डिनोट, कि एक सेट को किस किस से डिनोट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, कि एक सेट को किससे डिनोट किया जाता है। तो ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट, कि एक सेट को कैपिटल लेटर ए बी एक्स वाई, ऑलवेज एक सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मीनिंग कि जैसे मैंने कहा कि क्लास में 80 से 90 बच्चे खड़े होकर इधर आ जाएं, तो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट थे, वो 10 स्टूडेंटों का जो पूरा कलेक्शन है, जो पूरा ग्रुप है, वो आपका किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए से या बी से, एक्स से या वाई से, मीनिंग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। अब सेकंड बात इसमें आती है बेटे, और वो सेकंड बात क्या आती है, कि ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया, लेकिन जो 80 से 90 बच्चे खड़े होकर अपने पास आए थे, उनका भी कुछ नाम आपको देना पड़ेगा, तो उनके भी तो कुछ नाम होंगे। तो उन नामों का मतलब सेट के अंदर जो अवयव आते हैं, एलिमेंट जो आते हैं, उन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। मीनिंग यानी कि ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई। तो यानी कि सेट्स की कैटेगरी में, यानी कि सबसे पहले कि सेट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, कैपिटल लेटर से एक सेट को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा, सेट के अंदर जो अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, उन्हें ऑलवेज यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब एक इसमें और जो मेन खास बात है वो है बेटे, एलिमेंट are not repeated। एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, यानी कि इसमें अवयवों का रिपीटेड नहीं करते, जो अवयव हैं उसको केवल एक बार ही लिखते हैं। तो एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड का मीनिंग क्या हुआ, कि अवयवों का रिपीटेशन, मीनिंग यहां केवल अवयव क्या है इस बात से मतलब है, वो कितनी बार है इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर आप कल सेट में किसी एलिमेंट को लिख रहे हो, किसी अवयव को लिख रहे हो, तो वो केवल और केवल कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। कि क्या क्या अवयव है ये मायने रखता है, वो कितनी बार है ये कोई मायने नहीं रखता। तो क्या क्या अवयव आए हैं ये मायने रखेगा, वो कितनी बार आया है ये कोई मायने नहीं रखेगा। तो सेट्स की बेटे 3 कंडीशनें हुई। सबसे फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन के बाद डिनोट में पहला पढ़ा कि सेट्स को किससे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर अवयव को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थर्ड, एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, यानी कि एलिमेंट का, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा।
अब इन पूरी कहानियों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा कि मान लीजिए ये कोई सेट के रूप में मैं पूरा लिखूं तो A इक्वल टू A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं। तो ये पूरे सेट्स को डिफाइन करने का तरीका हो गया कि सेट्स को किससे रिप्रेजेंट किया, ए से, उसके अंदर जो सेट के अंदर थे उनका कोई नाम दिया A कोमा बी कोमा सी, और उन एलिमेंटों को किसके अंदर लिखा जाएगा, ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा, मजले कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा, तब ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि एक सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेट्स को यानी कि डिनोट करने का क्या तरीका होगा, कैपिटल अल्फाबेट, सेट्स के अंदर आए एलिमेंटों को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से, और सेट्स में किसी भी अवयव का यानी कि पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ये कहानी थी बेटा सेट्स की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चों का निरूपण। कि एक समुच्च को किस किस बात से निरूपित किया जाता है। तो बेटा समुच्चों के निरूपण के लिए 2 टाइप दिए गए। पहला तो सूची, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा टाइप आपको दिया गया बेटेऊ समुच्च निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी समुच्च को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके रहेंगे, 2 तरीके रहेंगे। सूची मीनिंग रोस्टर फॉर्म, समुच्च निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए समझते हैं कि ये सूची यानी कि रोस्टर फॉर्म क्या है, और समझते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो आइए बेटे, तो सूची रूप में क्या होता है। इसमें अवयवों को कोमा लगाते हुए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। मान लीजिए A इक्वल टू है AEIO, तो कोई एलिमेंट थे AEIOU जिनके बीच में कोमा लगाते हुए लिखा, तो ये आपका क्या कहलाया, रोस्टर फॉर्म। सिंपल फॉर्म जो होता है कि जो भी एलिमेंट है उनके बीच में कोमा लगाते हुए उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। फॉर इजी और एग्जांपल्स देखते हैं कि मान लीजिए कल को आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया। इस इक्वेशन से आपसे पूछा गया कि इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए। किसमें बदलिए, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब है जो भी इक्वेशन आपको मिला है इसका सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x के जो मान आए, x की जो वैल्यू आए, उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगाते हुए लिख दें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की कितनी वैल्यू फाइंड, 2। तो देखते हैं बेटे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मीनिंग एक्स के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, उनको जोड़ा जाए तो प्लस का एक्स आए और मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 2x आए। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का कितना 2x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटे आप इजीली देख पा रहे हैं 2x में से x गया तो पॉजिटिव x ही बच रहा है, और x 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर ही आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं, 2 के पेयर बना लेते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या मिल गया, x। तो x प्लस कितना चमका 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या चमका x प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो क्या लिखेंगे, x माइनस वन, इन दोनों में से कोई एक संख्या, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, मीनिंग x माइनस वन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x बराबर कितना हो गया, वन, और x प्लस टू इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x बराबर कितना हो गया, माइनस टू। तो अपन देख पा रहे हैं बेटे कि x के जो मान आए आपके पास वो आ गया वन कॉमा माइनस टू। तो अपन से पूछा क्या था, इसका रोस्टर फॉर्म, क्या पूछा था, इसका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मीनिंग कि कोई भी रिप्रेजेंट करो, वन कॉमा माइनस टू लिख दो, चाहे माइनस टू कॉमा क्या लिख दो, वन लिख दो। इसमें यानी कि क्रम कोई मायने नहीं रखता, केवल और केवल एलिमेंटों के बीच में कोमा लगाकर जितने भी एलिमेंट आपको मिले हैं उनको लिख दिया जाए तो ये आपका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। कल को मान लीजिए आपको कोई दे दे, ऐसे ही दे दे कि x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर और n बिलोंग टू कैपिटल N, इसका क्या बनाना हो, रोस्टर फॉर्म। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि सेट में वो एलिमेंट रख दो n का मान नेचुरल नंबर से कि वन, फिर यानी कि n स्क्वायर आपको दिया है तो टू का स्क्वायर फोर, फिर थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, ऐसे आपका मामला चलता जाएगा। तो मीनिंग रोस्टर फॉर्म जो आपका है उसमें कुछ नहीं, अवयवों को कोमा लगाते हुए किसके अंदर लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जिसे यानी कि रोस्टर फॉर्म या सूची रूप कहा जाता है। अब देखिए बेटे नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है समुच्चय निर्माण। सेट बिल्डर, तो इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का कॉम्प्लीमेंटर रेसिप्रोकल है, ये एकदम व्युत्क्रम है। इसमें यानी कि आपको अवयवों की क्वालिटी के बारे में पता करना होगा कि उनमें क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी की फॉर्म में कि अगर कल को मुझे समुच्चय निर्माण रूप में लाना हो रोस्टर फॉर्म को, तो अपन को देखना है कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी अगर मुझे पता है तो फिर अवयव तो अपन देख लेंगे कि इसमें अवयव क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका समझो कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म को जब किसी में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, चलो मैं एक बार बता देता हूं, एक्स सच दैट एक्स, या तो ऐसे लिखा जाएगा या इसी बात को लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स। किसी भी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा, एक्स सच दैट एक्स, या इसको भी बोला जाएगा एक्स सच दैट एक्स। अब फॉर इजी कि आपको कोई सेट मिला ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो ये क्या कहलाया, आपका रोस्टर फॉर्म कहलाया। और रोस्टर फॉर्म से आपको किस में जाना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में यदि मुझे जाना है तो मीनिंग मुझे इसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि ये क्वालिटी क्या है। तो ये क्वालिटी आपको नजर आ रही होगी कि ए ई आई ओ यू में जो क्वालिटी है ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, एक्स सच दैट एक्स, या तो ऐसे लिखो या एक्स सच दैट एक्स ऐसे लिखो। अब इनकी क्वालिटी ढूंढो, तो अपन ढूंढ पा रहे हैं क्वालिटी, ये पता चल गया कि क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो लिख दो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, या ऐसा सेमीकोलन यानी कि डंडा सा लगा, इसको भी क्या बोला जाता है, सच दैट। फॉर इजी नया एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कोई रोस्टर फॉर्म दिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6।
तो यानी कि ये आपको कोई रोस्टर फॉर्म दे दिया और आपसे कहा इसी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म, किस में लाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, समुच्चय निर्माण रूप में यदि आपको लाना है तो देखिए क्या करना होगा, आपको इनकी क्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी कि ये किस क्वालिटी के अंतर्गत चल रहा है, ये किस क्वालिटी के अंतर्गत चल रहा है। तो अपन ने ऊपर देखा कि 1 2 3 4 5 मीनिंग क्या है, नेचुरल नंबर। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, x सच दैट x इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 से कौन स्टार्ट, नेचुरल नंबर, तो n, वेरी गुड। नीचे देखा 2 3 4 5 6 मीनिंग नेचुरल नंबर में क्या प्लस हो रहा है, 1, तो ये बन गया n प्लस 1। अब ऐसे नेचुरल नंबर है बट नेचुरल नंबर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 5 तक, तो लिख दोगे n लेस देन 6 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये कहानी कहलाई आपका क्या, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात समझ में आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट कि क्या तो रोस्टर फॉर्म होता है और क्या सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो बेटे आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है सेट्स का, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए बेटे अब आते हैं अपन टाइप ऑफ सेट्स पर। तो देखना अब सेट्स के काफी सारे टाइप हैं, तो उन टाइपों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, एक हर टाइप के बारे में कि कौन सा टाइप होता है, हर किस तरीके का वो बिहेव करता है। तो बेटा टाइप में जैसे अपन पहला पढ़ेंगे एम्प्टी, यानी कि रिक्त, समुच्चय, इसको नल सेट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, नल सेट। तो नल सेट कह दें, एम्प्टी सेट कह दें, रिक्त समुच्चय कह दें, बात एक ही है। अब नल सेट यानी कि नाम से ही पता है, किससे ही पता चल रहा है अपन को, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, नल सेट, एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, कि वह सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो आपका क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट्स कहलाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी सेट ए, कोई एलिमेंट नहीं, कोई भी सेट एक्स, कोई एलिमेंट नहीं, मीनिंग आपका क्या कहलाया, नल सेट कहलाया, एम्प्टी सेट्स कहलाया, रिक्त समुच्चय कहलाया। तो पहली कहानी थी टाइप ऑफ सेट्स में नल सेट्स और नल सेट्स। फिर बात आती है कि नल सेट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से। बड़े काम की चीज कि नल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 5 से। ऐसा नहीं कि कहीं आप ऐसा कर दो a इक्वल टू 5 और कह दो कि नल सेट, सर ने बताया था। तो बेटा यहां तो ए सेट है, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट क्या आ गया, 5 आ गया, मीनिंग ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, मीनिंग पूरे इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, 5 से। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मीनिंग किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 5 से। तो ये कहानी होती है आपकी किसकी, नल सेट की। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है बेटे सिंगलटन, जिसको बोलते हैं एकल समुच्चय। तो यहां भी नाम से ही पता चल रहा है एकल, मीनिंग केवल सिंगल एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर है, मीनिंग वो आपका क्या कहला रहा है, एकल समुच्चय कहला रहा है, सिंगल टोन सेट्स कहला रहा है। तो देखिए बेटे फॉर इजी देखते हैं कि मान लीजिए x कोई सेट्स था जिसमें कोई एलिमेंट है 5, कोई एलिमेंट क्या है 5।
मीनिंग ये आपका क्या हो गया, सिंगल टोन सेट्स हो गया। ऐसे ही मान लीजिए y कोई सेट है जिसके अंदर है -5, तो ये भी आपका क्या हो गया, सिंगल टोन सेट्स हो गया। मीनिंग इसके अंदर केवल और केवल क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा, सिंगल टोन सेट्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं टाइप में। इसके बाद इसका थर्ड टाइप आता है परिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट सेट्स। तो नाम से पता है फाइनाइट का मतलब परिमित, सीमित, यानी कि जिस सेट में अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो। मीनिंग उसका क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके, काउंटेबल हो, पता किया जा सके कि नंबर में ये इतने एलिमेंट हैं। तो फॉर इज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई यानी कि सेट्स है जिसमें 1 to 6 एलिमेंट रखे हुए हैं। मीनिंग ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट्स। तो यानी कि फाइनाइट सेट्स में रिमार्क याद करना है एक, और वो रिमार्क क्या होता है कि फाइनाइट का मतलब इसमें अवयवों की संख्या क्या है, सीमित। मीनिंग क्या कहा जाएगा, फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट्स में जो रिमार्क है, तो फाइनाइट सेट में जितने भी नंबर होते हैं उन्हें उस सेट्स की क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि। और उसको किससे व्यक्त किया जाता है, एन ऑफ ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन ऑफ ए से। मान लीजिए कोई फाइनाइट सेट्स है, उसमें 10 एलिमेंट है, तो आपसे कहा कि इस सेट्स की कोटि बताइए। इस सेट्स की क्या बताइए, कोटि। तो सेट्स की कोटि होगी टोटल नंबर, यानी कि कितने अवयव उसमें आए हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, कोटि। यदि किसी फाइनाइट सेट में यानी कि इसी सेट्स की कोटि पूछ ले, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि एलिमेंट कितने हैं, 6, अर्थात इसकी कोटि कितनी होनी है, 6 कोटि का ये फाइनाइट क्या होगा, सेट्स। तो मीनिंग अगर कोई फाइनाइट सेट्स है और उसमें जो भी अवयव हैं, तो उन अवयवों की संख्या को क्या कहा जाएगा, उसकी कोटि कहा जाएगा। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ ए, यानी कि समुच्चय ए में स्थित कुल अवयवों की संख्या, उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। इसके बाद फोर्थ टर्म आती है बेटा इनफाइनाइट सेट्स, अपरिमित। तो अपरिमित का नाम से ही पता है, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो। मीनिंग वो अवयव कहां तक जाते हो, इनफाइनाइट तक जाते हो, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे अपन ने नेचुरल नंबर n को ही ले लिया, तो n का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक ये मामला चला गया। तो क्या कहा गया कि ये अपरिमित समुच्चय, इसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि आज तक इनफाइनाइट का तो पता ही नहीं है। और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, तो ये मामला चलता ही जाए। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट्स। और बढ़ते हैं बेटे वो आगे। तो इसके बाद आता है आपका इक्वल। समान समुच्चय। तो देखना बेटे कि एक समान समुच्चय क्या होता है, कि यदि दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों, तो केवल और केवल ए और बी में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। क्या होनी चाहिए, समान। यानी कि ए इक्वल टू कोई सेट दिया गया जिसमें अवयव ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा क्या दिया गया, डी। बी कोई सेट दिया गया जिसमें बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा क्या दिया गया, डी। और आपसे पूछा गया कि बताइए क्या ए और बी समान समुच्चय है या नहीं है। तो समान समुच्चय के मतलब यानी कि यदि और केवल यदि
ए और बी के अवयव कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो अपन कहेंगे कि ये ए और बी कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, समान समुच्चय हैं। समान समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। ये दोनों कंडीशनें लागू होनी चाहिए। ए बराबर क्या है, बी। ए बराबर क्या है, बी। अब ए बराबर बी का मतलब ए सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का उपसमुच्चय, ए किसके बराबर है, बी के। बी सबसेट ऑफ ए, और यानी कि बी भी किसके बराबर है, ए के। तो इनका मीनिंग समझो कि यानी कि ए बी सी जो एलिमेंट ए में है, सेम वो के वो ही एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। मीनिंग ए में अगर ए बी सी है तो यानी कि ए किसके बराबर हो, बी के, और ए सबसेट हो किसका, बी का। ऐसे ही ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, क्योंकि कोई भी सेट, अभी सबसेट की कहानी आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी फिलहाल आप इतना ही याद रख लें कि दो समुच्चय इक्वल सेट्स कहलाएंगे यदि दोनों में अवयवों की संख्या कैसी हो, समान, तथा अवयव भी कैसे हो, समान। तो अवयव भी समान होने चाहिए और उन अवयवों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ही अपन कहेंगे कि ये आपके क्या है, इक्वल सेट है। इसके बाद आता है तुल्य समुच्चय, तुल्यता समुच्चय। तो इसको समझना कि ए और बी कोई दो सेट हैं, वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि ए और बी की कोटि कैसी हो, समान। तो अभी मैंने कहा था ऑर्डर के बारे में कि कोई भी समुच्चय की कोटि क्या कहलाती। तो कोई फाइनाइट सेट्स है तो उसमें जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या उस सेट्स की क्या कहलाती है, कोटि। तो तुल्यता समुच्चय भी यही कहता है, इक्विवेलेंट सेट्स भी यही कहता है कि मान लीजिए कल को ए और बी कोई दो सेट्स हैं और ये तुल्यता कहलाएंगे यदि नंबर ऑफ ए, यानी कि समुच्चय ए की कोटि, और नंबर ऑफ बी यानी कि समुच्चय बी की कोटि आपस में क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। अगर उनकी कोटियां समान है, मीनिंग वो आपका क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता समुच्चय है। तो समझ में आई होगी बात कि अगर दो समुच्चय ए और बी हैं तो समुच्चय ए की कोटि समुच्चय बी की कोटि के क्या होनी चाहिए, बराबर। कोटि का मीनिंग मैं जस्ट पहले फाइनाइट सेट्स में बता चुका हूं कि एक समुच्चय की कोटि क्या होती है, कि उस समुच्चय के अंदर, फाइनाइट समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसकी कोटि। मीनिंग कल को मान लीजिए ए में 1 2 3 4 हैं, मीनिंग एन ऑफ ए बराबर कितना है, 4। बी इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी है, तो एन ऑफ बी इक्वल टू भी कितना है, 4। मीनिंग दोनों समुच्चयों की कोटियां कैसी, समान। दैट इज एन ऑफ ए बराबर क्या, एन ऑफ बी। तो क्या कहा जाएगा कि ए और बी जो समुच्चय हैं वो कैसे समुच्चय, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे, तुल्यता समुच्चय कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे टाइप में। इसके बाद टाइप में आता है सबसेट, उपसमुच्चय। तो देखना बेटे, टाइप ऑफ सेट्स में अगला आ जाता है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय की कहानी को समझो कि मान लीजिए कल को कोई दो समुच्चय ए और बी है, तो ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, बी में। ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, बी में। तब ए को बी का क्या कहा जाएगा, उपसमुच्चय। डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर इजी।
कि ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। तो मैंने क्या कहा, ए का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान होना चाहिए, बी में, तब ए को बी का क्या कहा जाएगा, उपसमुच्चय। तो अपन देख पा रहे हैं कि ए के जितने भी अवयव हैं वो किस में विद्यमान है, बी में, मीनिंग कहा जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि इस साइन को बोला जाता है सबसेट। इस साइन को क्या बोला जाता है, सबसेट, मीनिंग ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, बी में, तो उसे कहा जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। तो ये कहानी हो गई बेटे किसकी, उपसमुच्चय की। अब उपसमुच्चय में भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है रिमार्क के तौर पर। तो रिमार्क के तौर पर क्या बातें आप लोगों को याद रखनी है, तो देखना बेटा कि कोई भी सेट्स, यहां लिख देता हूं, पहला क्या चीज याद रखनी है सबसेट में, कोई भी सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट, यानी कि ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई भी स्वयं सेट स्वयं का ऑलवेज क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। फॉर इजी कि ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो ए सबसेट ऑफ ए, मीनिंग क्या हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है, ए में। तो यानी कि पहली कहानी की कोई भी समुच्चय है वो स्वयं का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। दूसरी कहानी कि ऑलवेज एम्प्टी सेट्स, रिक्त समुच्चय प्रत्येक सेट्स का क्या कहलाता है, सबसेट। कि फाई सबसेट होगा ए, जो भी मर्जी सेट, वो सेट बी हो, सेट सी हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, ऑलवेज सबका क्या कहलाता है, सेट, सबसेट। अब कहानी आती है तीसरी कि किसी भी सेट में उपस्थित सब सेटों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या ऑलवेज 2 की पावर n विद्यमान होती है। इंपॉर्टेंट चीज, काम की बात है कि आपको कोई सेट्स दे और कहे कि इसमें उपस्थित सब सेटों की संख्या बताओ, कोई भी समुच्चय दे दिया और आपसे कहे इसमें उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या, तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है, 2 की पावर n के। फॉर इजी कि आपको दे दिया a इक्वल टू ए कॉमा बी, आपको क्या दे दिया, ए इक्वल टू ए कोमा बी, और आपसे कहा कि इसमें उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है तो नंबर आप तुरंत बता सकते हो कि 2 की पावर n, तो ए कोई सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर कितना लगाया, 4, वो 2, तो कितना चमका बेटे, 4, यानी कि उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या कितनी आनी है, 4। ड्राइव कर लेते हैं कि ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा, अब ए कॉमा बी है तो इसके जो सबसेट बनेंगे, एक फाई बनेगा, एक ए बनेगा, एक बी बनेगा और एक ए कॉमा बी। जब इसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो फाई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी। तो अपन देख पा रहे हैं बेटे इजीली कि यदि किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी, 4, और वो 4 क्या बनेंगे, फाई, ए, बी और ए बी। और आगे बढ़ते हैं, फॉर इजी
कि आपको कोई सेट ए इक्वल टू दे दिया जिसमें एलिमेंट ए कोमा बी कोमा सी, और आपसे कहा बनने वाले उप समुच्चों की संख्या, बनने वाले उप समुच्चों की संख्या। तो आपने अभी पढ़ा कि कोई सेट है, यदि कल को मुझे उसमें उप समुच्चों की संख्या चाहिए तो 2 की पावर क्या होना है, n। 2 की पावर क्या होना है, n। तो 2 की पावर n में कितना है, 3, तो कितना हो गया 8। तो बनने वाले उप समुच्चों की संख्या, नहीं ऑब्जेक्टिव रूप में अगर कोई क्वेश्चन आए, ब्लैंक्स के रूप में कोई क्वेश्चन आए, या कल को आपसे जेई यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी सेट्स आपको दे दे, कल को कितने भी नंबर दे दे ना, आपसे सीधा पूछे यानी कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए इस सेट के, इस सेट के क्या बताइए, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, जितने भी एलिमेंट उस सेट्स के अंदर है उसको 2 की पावर में लगा और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आए वो कितनी, 8। ड्राइव भी कर लेते हैं कि इसके जो सबसेट होंगे, पहला तो सबसेट क्या होगा 5, फिर क्या होगा a, फिर क्या होगा b, क्या होगा c, फिर 2 2 में आ जाओ, a कॉमा b, b कॉमा c, c कॉमा a। अब थर्ड में आ जाओ तो a कॉमा b कॉमा c। करो देखे काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ड्राइव करने का तरीका हो गया। तो यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछे नंबर ऑफ सबसेट, तो यानी कि वो आपका क्या कहलाएगा, 2 की पावर n। तो सबसेट कहानी समझ में आई होगी कि समुच्च A के प्रत्येक अवयव समुच्च किस में विद्यमान हो, B में। मीनिंग क्या कहलाएगा, A सबसेट ऑफ B। और रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर A उप समुच्च है B का तो लिखा जाएगा A सबसेट ऑफ B, और यदि B उप समुच्च है A का तो लिखा जाएगा A सबसेट ऑफ वो B सबसेट ऑफ A। अब इसकी कहानी पढ़ी जाएगी कि B का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान होना चाहिए, सेट ए में, और इसका मीनिंग है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें विद्यमान होना चाहिए, सेट बी में। आगे बढ़ते हैं बेटे टाइप में। इसके बाद आता है पावर सेट। घात समुच्च। तो अगर आपने सबसेट अभी डेफिनेशन पढ़ा था, उसी से मिलकर बना है पावर सेट, यानी कि किसी समुच्च के उप समुच्चों की संख्या को किसी सेट के रूप में लिख दिया जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट को P ऑफ A से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P ऑफ A से। मीनिंग यदि कोई समुच्च A है, उसके उप समुच्चों की संख्या का एक संघ बना लिया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, घात समुच्च कहलाएगा। फॉर इजी कि मान लीजिए अभी अपन ने एग्जांपल लिया A कोमा B, तो ये कोई सेट है, तो इसके सब सेटों का सेट, इसके सब सेटों का सेट, कि जितने भी सबसेट बने उनको एक सेट के रूप में लिख दिया जाए। मीनिंग वो आपका क्या कहलाया, पावर सेट। और पावर सेट को किससे डिफाइन किया गया, P ऑफ A से। तो देखना बेटे कि कल को A इक्वल टू A कोमा B है और आपसे कहा इसका पावर सेट बनाइए, तो पावर सेट का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या, सेट्स। पावर सेट का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ सबसेट का सेट, कि जितने भी उस सेट्स के सबसेट बनते हैं उनको एक सेट्स के रूप में लिख दिया जाए। मीनिंग वो आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है P ऑफ A से। P ऑफ A का मीनिंग, अगर कल को वो सेट A है तो पावर सेट क्या लिखा जाएगा, P ऑफ A। कल को वो सेट X है तो पावर सेट लिखा जाएगा P ऑफ X। कल को वो सेट Y है तो पावर सेट लिखा जाएगा P ऑफ Y से। तो फॉर इजी अपन ने ये एग्जांपल लिया A इक्वल टू A कोमा B, और आपसे कहा कि पावर सेट, तो यानी कि इसके जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट यदि कल को अपन बना लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो आइए
स्टूडेंट, तो A इक्वल टू A कॉमा B बनाओ पहले तो सबसेट। तो सबसेट कौन होगा? फाइव होगा। सबसेट कौन होगा? ए होगा। सबसेट कौन होगा? बी होगा। सबसेट कौन होगा? ए कॉमा बी। ये सारे सबसेट, अब इन सबसेटों का भी क्या बना दो? एक सेट। तो मीनिंग उस सेट का नाम क्या दे रखा है? पी ऑफ ए, मीनिंग पावर ऑफ सेट। और पी ऑफ ए अगर आपने दे दिया तो यानी कि इन सब सेटों को एक संग में लिख दिया, एक सेट्स में लिख दिया, तो क्या हो गया? फाइव ए बी ए कॉमा बी। तो यानी कि ये जो पूरा कंबाइन सेट कहलाया, सब सेटों का सेट, वो आपका क्या कहलाया? पावर सेट कहलाया। तो बात समझ में आई होगी बेटा, पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, यानी कि उप समुच्चयों का समुच्चय। कि जितने भी यानी कि सेट्स के सबसेट बनते हैं उनको एक साथ लिख दिया जाए तो मीनिंग वो आपका क्या हो गया? पावर सेट हो गया। अब देखो बेटे, इसके बाद अपन पढ़ते हैं, तो ये कुछ बेसिक टाइप थे किसके? सेट्स के। और भी एक एग्जांपल दे लेते हैं पावर सेट का। फॉर इजी एक्स इक्वल टू आपको दिया गया 1 2 3। क्या दिया गया? 1 2 3। और आपसे कहा कि पावर सेट, क्या बताओ? पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब इसके जितने भी सबसेट हैं उनका क्या बना दो? एक सेट बना दो। तो बनाओ बेटे वो सेट, उसका पहले तो यानी कि सबसेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसेट। तो 5 बनना है, 1 बनना है, 2 बनना है, 3 बनना है, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4 और लास्ट 1 2 और 3। अब पावर ऑफ x यदि है तो इन सबको एक सेट के अंदर लिख डालो। तो 5 1 2 3 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 4 1 कॉमा 2 3 कॉमा 1 और 1 2 और 3। तो ये आपका क्या हो गया? पावर सेट। तो ये कुछ बेटे वो बेसिक टाइप थे किसी सेट्स के, कि कौन कौन से यानी कि टाइप होते हैं किसी सेट्स में। तो ये बेसिक बेसिक जितने भी टाइप थे उनके बारे में अपन ने एक एक दो दो एग्जाम्पल की सहायता से उनको समझा कि यानी कि टाइप ऑफ सेट्स में कौन सा सेट्स किस टाइप का होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, वो किस तरीके से बिहेव करता है। इसके बाद जो इसका आता है मेन इंपोर्टेंट पार्ट और स्टार्ट होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। समुच्च पर संक्रिया। तो बात को ध्यान से समझना बेटा, कि अपन ने जो सेट्स पढ़े हैं अब इन पर अपन को ऑपरेशन करने हैं। ऑपरेशन का मतलब क्रियाएं। ऑपरेशन कहीं आदमी का ऑपरेशन, तो वो भी एक क्रिया ही है। बट यहां वहां तो अगर आदमी बीमार होता है उसका ऑपरेशन लिखा होता है, मीनिंग उसकी बॉडी पर काम किया जाता है। यहां अपन किसका ऑपरेशन कर रहे हैं? सेट्स का। यानी कि सेट्स पर अपन क्या क्या हम करने जाएंगे, तो वो यानी कि अभी फिलहाल अपन किसका ऑपरेशन करेंगे? सेट्स का ऑपरेशन करेंगे। सेट्स का ऑपरेशन का मीनिंग कि सेट्स का कैसे, संघ की दो सेट्सों को कैसे मिलाया जा सकता है, सेट्सों का सर्वनिष्ठ, सेट्सों का अंतर। तो ये सारी जो चीजें आती हैं वो किस में आती हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स की सेट्स पर होने वाली क्रियाएं, कि आप क्या क्या काम कर सकते हो इस सेट्स पर। तो ये सारी कहानी कहलाएगी आपकी ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो बेटा सबसे पहला जो ऑपरेशन ऑन सेट्स में आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो संघ, यानी कि समुच्चों का संघ, ऐसे लिख लो। यूनियन ऑफ सेट्स।
तो पहला ऑपरेशन क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब कि कल को आपको 2 या 3 या अधिक सेट्स दे दिए जाएं तो उनका यूनियन कैसे किया जाता है, उन समुच्चों का सम्मिलन कैसे किया जाता है, उसका संग कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए यूनियन ऑफ सेट्स करने हैं तो समुच्च ए और समुच्च बी का यदि आपको संग करना है तो ए के और बी के अवयव जो हों उनको साथ एक साथ लिख दें। तो यानी कि समुच्च सेट यूनियन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्च ए और बी का संग जो होता है वो समुच्च ए में या समुच्च बी के अवयवों को मिलाकर जो सेट्स बनाया जाता है, सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयवों को जो मिलाकर बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं बात को, यदि दो सेट्स ए और बी हों तो ए और बी के अवयवों को मिलाकर जो सेट्स तैयार किया जाता है, जो समुच्चय बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है, समुच्चयों का संघ कहलाता है, समुच्चयों का संघ संगणन कहलाता है। तो फॉर इज यानी कि अर्थात कि एक यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ए यूनियन बी, किसी सेट के संघ को सम्मिलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, और इसे लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड और एक्स बिलोंग्स टू, बात को समझना, और का मतलब लिखा है या। ए यूनियन बी में कौन से अवयव, इस लैंग्वेज को समझना आप कि ए यूनियन बी का मीनिंग ये है कि एक्स का एलिमेंट किस में से लिया गया हो, ए में से, या किस में से लिया गया हो, बी में से। तो ए में या बी में जो अवयव हैं उनको क्या लिख दें एक साथ, वो आपका क्या कहलाएगा, ए बी, ए और बी का संघ, जिसका सिंबलिक फॉर्म क्या हो गया, ए यूनियन बी, और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि वे एलिमेंट जो या तो ए में से लिए गए या बी में से लिए गए और उनको लेने के बाद जो यानी कि सेट्स बनाया गया वो आपका क्या कहलाया, ए यूनियन बी कहलाया। फॉर इजी, कि आपको कोई सेट ए इक्वल टू दे दिया 1 2 3 4 5 6 और कोई सेट बी इक्वल टू दे दिया 2 5 7 8 9 10 और आपसे कहा ए यूनियन बी डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो, ए यूनियन बी। तो आपने लिखा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब एक्स की वैल्यू या तो किस में से ली गई हो, ए में से, और या किस में से ली गई हो, बी में से। तो उनको मिलाकर जो सेट बनता है वो ए यूनियन क्या बनता है, बी बनता है। तो देखो अपन ने पहले ए के लिख दे, ए 1 2 3 4 5 6, अब 2 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, तो कहां से 7 से 8 और 9 और क्या 10। तो मीनिंग ये आपका क्या कहलाया, ए यूनियन बी। यदि कल को समुच्च ए और बी का संघ जो होता है तो मीनिंग समुच्च ए और बी से लिए गए अवयवों का संघ जो होगा वो आपका क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। तो ये पहला ऑपरेशन था कि कल को यदि आपको कोई दो समुच्चों का क्या करना हो, सम्मिलन करना हो, यूनियन करना हो, तो समुच्च ए के अवयव और समुच्च बी के अवयवों को एक साथ रख दें। यदि ए और बी में कुछ कॉमन है तो उनको एक बार ही लिखते हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है बेटा सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन। तो दो समुच्चों का सर्वनिष्ठ, तो दो समुच्चों का सर्वनिष्ठ
मान लीजिए कोई दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तो ए तथा बी के सर्वनिष्ठ में जो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको लिखा जाए तो वो ए और बी का क्या कहलाएगा? सर्वनिष्ठ कहलाएगा। समझते हैं बेटे एक एग्जाम्पल की सहायता। तो पहले तो सर्वनिष्ठ को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। सर्वनिष्ठ को कैसे लिखा जाता है? ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू। बात को ध्यान से समझना है, सिंबलिक फॉर्म को। वहां तो लगाया था इसमें अपन ने क्या? और यूनियन में, और यहां क्या आ गया? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि एक्स का मान ए में और किसमें? बी में। यानी कि अगर ए और बी में जो एलिमेंट दोनों में विद्यमान है उसी एलिमेंट को लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। और का मतलब या, इंग्लिश के और का मतलब यार, यहां इंग्लिश का मतलब एंड का मतलब और। यानी कि ये कंडीशन फिलफिल दोनों में कि जो एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए, जो एक्स लिया गया है वो ए में और किस में होना चाहिए? बी में। यानी कि जो एलिमेंट ए और बी दोनों में है उसी को लिखा जाता है किसमें? ए इंटरसेक्शन बी में। जबकि मैंने अभी कहानी बताई थी आपको ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। पहले लैंग्वेज को ढंग से समझ लेना कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे या तो वो ए में है या बी में है, यानी ए या बी के एलिमेंट। और यहां का है कि ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए और बी में है। दोनों में है तो ही एलिमेंट लिखा जाएगा इंटरसेक्शन में, और यूनियन में किसी भी एक में हो सारे एलिमेंटों को आप लिख डालो। तो यानी कि इन जनरली बेसिक अपन को ये तो रिप्रेजेंट करने की गंदी सी शक्ल हो गई। अपन को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है यूनियन को और इंटरसेक्शन को। तो यूनियन तो क्या कहता है कि जो सेट दे रखे हैं जितने भी, उनके सारे अवयवों को एक साथ लिख डालो। क्या हो गया? यूनियन हो गया। अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो एक बार ही लिखो, यूनियन की कहानी फिनिश, सीधी लैंग्वेज। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि कोई सेट दे रखे हैं दो, तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख डालो। तो मीनिंग फॉर इजी, कि मान लीजिए कोई सेट ए में दिया आपको 1 2 3 4 5 और सेट बी में मिला ए बी सी 2 5 और आपसे कहा कि ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन करो। आपसे क्या कहा? ए इंटरसेक्शन बी। तो लैंग्वेज जनरली क्या चीज ध्यान रखनी है कि वे एलिमेंट ढूंढो जो ए और बी दोनों में ढूंढते हैं। 2 बिल्कुल, 5 बिल्कुल, और कोई एलिमेंट मिलता है क्या? नो। तो जो दोनों में मिलता है उनको लिख डालो बस आप। तो 2 कॉमा कितना? 5, बस काम खत्म। इससे यानी कि इस लैंग्वेज, गंदी सी लैंग्वेजों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैथमेटिकल मामला हो गया, आपको इन जनरल सिंपल फॉर्म में यानी कि चीज़ों को याद रखना है। और सिंपल फॉर्म का मतलब यूनियन में ए और बी में जो भी अवयव है उनको एक साथ लिख डालो, बस कोई भी नंबर का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन है उनको पकड़ो और इंटरसेक्शन में लिख डालो। मीनिंग क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन। तो ये ऑपरेशन हो गया सेकंड, आव्यूह पर सेकंड संक्रिया। इसके बाद आव्यूह पर थर्ड आता है संक्रियाओं में दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस।
तो आपसे कहे a माइनस बी कि मान लीजिए कल को दो सेट a और b दे रखे हैं और कहे a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब है कि a माइनस बी में केवल और केवल वो एलिमेंट आने चाहिए जो a में है, किस में नहीं है, b में। मीनिंग a माइनस बी का मीनिंग हुआ कि आप उन अवयवों को छोड़ दो जो b में है, केवल और केवल किसके अवयव लिख लो, a के। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले तो इसका यानी कि गंदी सी शकल जो मैथमेटिकल फॉर्म है a माइनस बी को रिप्रेजेंट करने का, उसको देख लेते हैं कि ये रहा a माइनस बी। तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है x बिलोंग्स टू a कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू b। a माइनस बी का मीनिंग हुआ x बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू b। मीनिंग समझ पा रहे हो कि a माइनस बी में a के अवयव लिखने हैं, बट वो अवयव किस में नहीं होने चाहिए, b में। वो अवयव किस में नहीं होने चाहिए, यानी कि b के अवयव नहीं हो, केवल वो b में अवयव नहीं हो। x नॉट बिलोंग टू b, इस लैंग्वेज को समझना। x बिलोंग टू a यानी कि x का मान किस में से लिया गया हो, a में से, बट वो x का मान किस में नहीं होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। तो अपन कह पाएंगे कि आपका ये क्या है, a माइनस बी। कल को इसका उल्टा करके पूछ ले आपसे b माइनस ए, तो बिल्कुल चेंज कर दो, x बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू ए। कि आपने जो b माइनस ए में अवयव लिखे हैं वो किसके अवयव होने चाहिए, b के। लेकिन उन अवयवों में किसका अवयव नहीं होना चाहिए, a का। ये कहानी कहलाएगी आपकी क्या, b माइनस ए। तो दो समुच्चयों का अंतर है। तो ध्यान से समझना, ये तो एक गंदी सी डेफिनेशन बुक लैंग्वेज हो गई। अपन जनरली सादा लैंग्वेज में देखते हैं a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है और b माइनस ए का मीनिंग क्या होता है। तो a माइनस बी का मीनिंग है कि दो सेट दें आपको a और b, और a माइनस बी करवाए, तो आपको a माइनस बी में वो एलिमेंट लिखने हैं केवल जो किस में नहीं है, b में। यानी कि a में से उन अवयवों को हटा दो जो किस में हो, b में। a माइनस बी करना है तो a और b, a माइनस बी करो तो a में से उन एलिमेंटों को हटा दो जो किस में हो, b में। फॉर इजी कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इक्वल टू 3 5 7 8 9, और आपसे कल को कहा a माइनस बी चमकाओ भाई। क्या चमकाओ, a माइनस बी। तो a माइनस बी का मीनिंग मैंने क्या कहा कि a सेट में से उन अवयवों को हटा दो जो किसमें है, b में, और a में जो बच गए a के लिख दो। एलिमेंट a के लिखने हैं a माइनस बी में, बट a में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो किसमें है, b में। तो देखते हैं दोनों में a और b में क्या कॉमन है। 3 हटा दो, फिर क्या है 5 हटा दो। अब a में जो बच गया उनको देख लो, तो a में क्या बच गया 1 2 4। तो ये आपका कहलाया क्या, a माइनस बी। यानी a माइनस बी कर रहे हो तो a में से उनको हटा दो जो किसमें है, b में। अब a में जो बच गए उनको लिखो। कल को इसी चीज को पूछे b माइनस ए, क्या पूछे, b माइनस ए, तो b माइनस ए का मीनिंग है b में से उनको हटा दो जो किसमें है, a में। तो b में 3, a हट गया, 5 हट गया, अब b में बचा क्या है, 7 8 9। तो ये कहानी थी दो समुच्चयों के अंतर की। तो ये बेटे कुछ अपन ने यानी कि सेट्स के बारे में अभी थ्योरी चल रही है, फिर क्वेश्चनों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है आपका थ्योरी का। तो यानी कि सेट्स के बारे में अपन ने सेट्स को पढ़ा, डेफिनेशन को पढ़ा, उनका डिनोट करने का तरीका पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा, और उसके बाद अपन ने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें और हैं सेट्स के बारे में जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे। तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में।